हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज के इस व्याख्यान में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास की विषय वस्तु के बारे में हम चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को देखने से प्रतीत होता है कि यह संपूर्ण इतिहास प्रकरण में बटा हुआ है। जैसा कि आदिकाल में पहला प्रकरण सामान्य परिचय से संबंधित है। यह पहला प्रकरण हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, प्राकृताभास हिंदी के सबसे पुराने गद्य, आदिकाल की अवधि, इस काल के आरंभ की अंतर्दृष्टि, लोक प्रवृत्ति, रासों की प्रबंध परंपरा, इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार, अपभ्रंश परंपरा, देसी भाषा। अर्थात पहले प्रकरण में हिंदी साहित्य के आविर्भाव के बारे में विस्तार से बताया गया है कि कैसे प्राकृत अवस्था से हिंदी का विकास हुआ, आदिकाल की अवधि क्या है, अपभ्रंश परंपरा क्या है, रासों की प्रबंध परंपरा क्या है। प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य की चर्चा की गई है। इसमें अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा के साहित्यिक आविर्भाव का काल, इस काव्य भाषा के विषय, अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति, जैन ग्रंथकारों की अपभ्रंश रचनाएं, इनके छंद, बौद्धों का वज्रयान संप्रदाय, इसके सिद्धों की भाषा, इन सिद्धों की रचनाओं के कुछ नमूने, बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप, संध्या भाषा। प्रकरण 2 में ही संध्या भाषा का उल्लेख किया गया है। वज्रयान संप्रदाय, गोरखनाथ का नाथ संप्रदाय, महाशुकवाद, वज्रयान शाखा से भिन्नता, गोरखनाथ का समय, नवनाथों की चर्चा इसी द्वितीय प्रकरण में की गई है। मुसलमानों और भारतीय योगियों का संसर्ग, गोरखनाथ की हठ योग साधना, नाथ संप्रदाय के सिद्धांत। दूसरा, विद्यापत की अपभ्रंश रचनाएं, थोड़ा सा परिचय विद्यापत की अपभ्रंश रचनाओं का भी दिया गया है। विद्यापत ने मैथिली, संस्कृत और अपभ्रंश 3 भाषाओं में रचनाएं की। तो इस प्रकरण में अपभ्रंश की रचनाओं की व्याख्या की गई है। प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य, या जिसके आधार पर आदिकाल का नामकरण किया गया, वीर गाथा काल, रासो साहित्य का परिचय इसमें दिया गया है। इसमें रासो शब्द की व्युत्पत्ति, वीर गाथाओं का आविर्भाव, ग्रंथकारों का परिचय दिया। आदिकाल के अंतर्गत प्रकरण 4 में फुटकल रचनाओं की चर्चा की गई है। इसमें लोक भाषा के पद, खुसरो और विद्यापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विभाजन जिस प्रकार से किया, उसमें फुटकर रचनाओं में खुसरो और विद्यापति को स्थान दिया। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल भी कहा जाता है, इसकी समय सीमा संवत 1375 से संवत 1700 तक है। भक्तिकाल अर्थात पूर्व मध्यकाल, इसका समय संवत 1375 से संवत 1700 तक है। इसे निम्नलिखित प्रकरणों में विभाजित किया गया है। पहले प्रकरण में सामान्य परिचय अर्थात भक्तिकाल का सामान्य परिचय। भक्तिकाल है क्या, उस समय की राजनीतिक धार्मिक परिस्थितियाँ, भक्ति का प्रवाह, इसका प्रभाव, सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास, इसके मूल स्रोत, नामदेव का भक्ति मार्ग, कबीर का निर्गुण पंथ, निर्गुण पंथ और नाथ पंथ की अंतः साधना में भिन्नता, निर्गुण उपासना के मूल स्रोत, निर्गुण पंथ का जनता पर प्रभाव। अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का जो भेद किए हैं दो, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, इसी प्रकरण 1 में, जिसे सामान्य परिचय कहा गया है, में उल्लेख किया गया है। इसमें जिन कवियों की या भक्तों की बात की गई है, संतों की, उनमें नामदेव प्रमुख हैं। इसी प्रकरण में भक्तिकाल का सामान्य परिचय, उसकी शाखाओं की भी चर्चा की गई है।
ईश्वरी दास का प्रेम काव्य सत्यवती कथा की इसमें चर्चा की गई है। रहस्यवाद क्या है, इसी में चर्चा की गई है। प्रकरण 2 निर्गुण धारा कवि परिचय। निर्गुण मार्गी संत कवियों पर समष्टि रूप से विचार किया गया है। प्रकरण 3 में निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा के बारे में बताया गया है। प्रकरण 4 में सगुण भक्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला राम भक्ति शाखा है। इसी में अद्वैतवाद के विविध रूप, वैष्णव श्री संप्रदाय, रामानंद का समय, इनकी गुरु परंपरा, इनकी उपासना पद्धति, इनकी उदारता और राम भक्ति शाखा के प्रमुख ग्रंथ की चर्चा की गई है। भक्ति काल के अंतर्गत प्रकरण 5 में सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में बताया गया है। इसमें वैष्णव धर्म आंदोलन के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य को माना गया है। उनके दार्शनिक सिद्धांत, प्रेम साधना, इनके अनुसार जीव की 3 भेद, वल्लभ संप्रदाय, देश की भक्ति भावना पर सूफियों का प्रभाव, अष्टछाप की प्रतिष्ठा, कृष्ण भक्ति परंपरा के श्री कृष्ण कृष्ण चरित कविता का रूप की चर्चा की गई है। भक्ति काल के अंतर्गत प्रकरण 6 में सगुण धारा अर्थात भक्ति काल की फुटकल रचनाओं की चर्चा की गई है। भक्ति काव्य प्रवाह उमड़ने का मूल कारण पठान शासकों का भारतीय साहित्य एवं संस्कृति पर प्रभाव, कवि परिचय, सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य की चर्चा की गई है। तीसरा विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के नाम से किया। इसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। इसका समय सम्मत 1700 से सम्मत 1900 तक है। इसके प्रकरण हैं। पहला प्रकरण सामान्य परिचय में, इसमें रीतिकाल के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई है। इसके लक्षण क्या हैं, परंपरा क्या है, रीति ग्रंथों के आधार क्या हैं, इनकी अखंड परंपरा का आरंभ कब से होता है, रीति ग्रंथों से इनकी भिन्नता कैसे संस्कृत रीति ग्रंथों से, अर्थात सम्यक रूप से रीति ग्रंथों की चर्चा, संस्कृत ग्रंथों से भिन्नता, रीतिकाल के पूर्ववर्ती लक्षण, रीति परंपरा का प्रवाह या आरंभ की चर्चा की गई है। प्रकरण 2 में रीत ग्रंथकार कवि, इसमें कवि परिचय दिया गया है। एक प्रकार से रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का भी विभाजन 2 भागों में किया। वो भी प्रकरण 2 में रीत ग्रंथ कवि और प्रकरण 3 में रीतिकाल के अन्य कवि के रूप में किया। रीतिकाल के अन्य कवियों का जो विभाजन किया है, इनकी काव्य का स्वरूप और विषय, रीत ग्रंथकारों से इनकी भिन्नता, इनकी विशेषताएं, इनके 6 प्रधान वर्ग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के अन्य कवियों को 6 भागों में बांटा। वो 6 प्रधान वर्ग हैं: श्रृंगारी कवि, कथा प्रबंधकार कवि, वर्णनात्मक प्रबंधकार, सूक्तिकार, ज्ञानोपदेशक पद्यकार, भक्त कवि, वीर रस के फुटकल कविताएं। इस काल का गद्य साहित्य अर्थात रीतिकाल में जो गद्य लिखा गया और कवि परिचय, इसका उल्लेख प्रकरण 3 में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का चौथा काल विभाजन आधुनिक काल नाम से किया। इसे गद्य काल भी कहा जाता है। इसका समय सम्मत 1900 से 1980 तक है। इसके जो प्रकरण हैं, प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, गद्य का विकास, आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था, ब्रजभाषा गद्य, गोरखपंथी ग्रंथों की भाषा का स्वरूप,
कृष्ण भक्ति शाखा के गद्य ग्रंथों की भाषा का स्वरूप, नाभादास के गद्य का नमूना, 19वीं शताब्दी में और उसके पूर्व लिखे गए अन्य गद्य के ग्रंथ, इन ग्रंथों की भाषा पर विचार, काव्यों की टीकाओं के ग्रंथ का स्वरूप। आधुनिक काल लगभग 200 पृष्ठों से अधिक में लिखा गया और ये ऐसा काल है जिसमें लेखन की पर्याप्त सामग्री मिलती है, हालांकि इसका समय बहुत कम है। खड़ी बोली गद्य विस्तार से बताया गया है। शिष्ट समुदाय में खड़ी बोली के व्यवहार का आरंभ, फारसी मिश्रित खड़ी बोली, रेखता या शायरी, उर्दू साहित्य का आरंभ, खड़ी बोली के स्वाभाविक देसी रूप का प्रसार, खड़ी बोली के अस्तित्व और उसकी उत्पत्ति के संबंध में भ्रम, अपभ्रंश काव्य परंपरा में खड़ी बोली के प्राचीन रूप की झलक, संत कवियों की वाणी की खड़ी बोली, गंग कवि के गद्य ग्रंथ में उसका रूप। अपभ्रंश काव्य परंपरा में खड़ी बोली के प्राचीन रूप की झलक, संत कवियों की वाणी की खड़ी बोली, गंग कवि के गद्य ग्रंथ में उसका रूप। इस बोली का पहला ग्रंथकार पंडित दौलत राम की चर्चा की गई इसी में। इसी काल में फोर्ट विलियम कॉलेज की चर्चा की गई है। प्रकरण 1 में ही जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा इसके स्वतंत्र अस्तित्व की स्वीकृति, गद्य के साथ परंपरा चलाने वाले 4 प्रमुख लेखक, मुंशी सदाशिव लाल और उनकी भाषा, ईशा अल्लाह खां और उनकी भाषा, लल्लू लाल और उनकी भाषा, सदाशिव लाल की भाषा से इनकी भाषा की भिन्नता, सदल मिश्र और उनकी भाषा, लल्लू लाल की भाषा से इनकी भाषा की भिन्नता, इन चारों लेखकों की भाषा का सापेक्षिक महत्व। प्रकरण 1 में ही खड़ी बोली गद्य के विकास के साथ साथ इसमें हिंदी में गद्य साहित्य परंपरा का आरंभ, ईसाइयों का योगदान, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, राजा राम मोहन राय का योगदान, दयानंद सरस्वती का योगदान हिंदी खड़ी बोली के विकास में, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, उदंत मार्तंड पत्र की भाषा, हिंदी का पहला पत्र, समाचार पत्रों की भाषा, अदालतों की हिंदी खड़ी बोली की भाषा, काशी और आगरे के समाचार पत्रों की भाषा। प्रकरण 1 में ही गारसद ताशी का मत, जिन्हें हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ द इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो या हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रकरण 2 में गद्य साहित्य का आविर्भाव नाम दिया गया है। इसमें राजा शिव सिंह, सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा, लोकमित्र अखबार, फ्रेडरिक पिंकार्ट का हिंदी प्रेम, बाबू नवीन चंद्र राय की हिंदी सेवा, गारसद ताशी का उर्दू पक्षपात, हिंदी गद्य प्रसार में आर्य समाज का योग, श्रद्धाराम की हिंदी सेवा, हिंदी भाषा का स्वरूप निरूपण। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन हम दूसरे भाग में देखेंगे।